the orientation of the electric vector of light या EM wave, light और EM wave in a specific plane। तो इससे होता क्या है कि एक एसिमेट्री बनती है। एसिमेट्री माने यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंपोनेंट है दैट हैज लॉस्ट इट्स सिमेट्री। सिमेट्री माने सभी डायरेक्शन में होना। अब ये सब डायरेक्शन में ना होकर के एक प्लेन में ही रेस्ट्रिक्टेड है, उसके बाहर ही नहीं जाता। तो पोलराइजेशन मीन्स that the electric vector of light, कभी कभी इसको पूरा लाइट ही लिख देते हैं, has lost its symmetry, it is now restricted in one plane, ये एक पर्टिकुलर प्लेन में। ठीक है, जैसे हम लोग कल पढ़े कि वो जो है XY प्लेन में है, तो दिस इज द कंडीशन। अब हम इसको हम रिप्रेजेंट लीनियरली या प्लेन पोलराइज्ड लाइट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे जो जिस प्लेन में ये लाइट वेक्टर अब तुम्हारा इलेक्ट्रिक वेक्टर है, उस प्लेन में क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव है। तो ट्रांसवर्स वेव कैसा होता है कि वो जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होता है। तो इस प्लेन में दो वेक्टर्स होते हैं, एक इलेक्ट्रिक वेक्टर और दूसरा जो है वो प्रोपगेशन वेक्टर, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। ठीक है, the plane of polarization contains the electric vector and the wave propagation vector। ये दोनों को जो है ये कंटेन करता है, ये दोनों इसमें रहते हैं। ठीक है, E एंड के से हम लोग प्रोपगेशन वेक्टर को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों रहते हैं, वेक्टर साइन के साथ होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखे थे कि कल लीनियर पोलराइजेशन देखा था, फिर उसके बाद जो क्या देखा था वो प्लेन पोलराइजेशन। प्लेन पोलराइज्ड कोई लीनियर पोलराइज्ड भी सब बहुत जगह लिखा जाता है। तो ये जो है अब हम थोड़ा इसको देखते हैं कि लीनियर पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है। लीनियर पोलराइजेशन में कल हम लोगों ने क्या देखा था कि दो एसएचएम है, वो सुपर इम्पोज कर रहा है, एलिप्स जो है इट इज बिकमिंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और उसमें जो है एक पर्टिकुलर रेशियो है एम्पलीट्यूड्स का, वाई और एक्स डायरेक्शन में। उसमें हम लोगों ने दो परपेंडिकुलर एसएचएम्स लिए। अब हमको इलेक्ट्रिक वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक वेक्टर। अब इसमें जो है अब हम लोग पूरी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने एसएचएम का बात किया। Since we are now considering the electric vector or the EM wave, so we will consider the sinusoidal या sinusoidally नहीं, the oscillating electric field, जिसका मतलब ये है we are now या we will use the wave equation या रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, इक्वेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव रिप्रेजेंटेशन हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो मान लो हमारा XYZ एक्सिस है और उसमें हम दो परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर डिस्टरबेंस या ऑसिलेशंस को लेते हैं इन द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म। अब हमारा ऑसिलेशन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का, वी कंसीडर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर disturbances
ऑफ द फॉर्म। तो हमारा यहाँ पे तुमको हम थोड़ा सा इन ब्रीफ बता दे ये रिप्रेजेंटेशन क्या है, क्योंकि ये पढ़ाया गया कि नहीं तुम लोगों को, हम कि नहीं मालूम। यहाँ पे जो है हमारा इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन है, ये वेव इक्वेशन है। जैसे हम लोग कोई वेव इक्वेशन लिखते हैं, ए वाई इजिकल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो यहाँ पर या कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखते हैं, तो यहाँ पर भी के एक्स की जगह जेड है, जेड इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, इसलिए जेड लिया गया है। ठीक है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, टी टाइम है, के वेव नंबर है 2 पाई बाई लैम्डा, E0x जो है इट इज द एम्पलीट्यूड। जैसे a cos kx माइनस ओमेगा टी लिखते हो तो वो एम्पलीट्यूड होता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू। क्योंकि ये x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर जो है दैट इज i। माने ये तुम कह सकते हो दिस इज द x कंपोनेंट या x पार्ट ऑफ द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, kx माइनस ओमेगा टी। माइनस भी लिख सकते हो क्योंकि कॉस तो इवन फंक्शन, तो माइनस को कॉमन लेके तुम लिख सकते हो। ठीक है, और आई जो है यूनिट वेक्टर है अलोंग द एक्स डायरेक्शन। बता रहे ये आई वेक्टर है। तुम्हारा सवाल है कि अंदर जेड, ये ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव में क्या है कि यहाँ पे अगर हम जो तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन अगर जेड एक्सिस है तो ऑसिलेशन किस डायरेक्शन में होगा, उसके परपेंडिकुलर, तो हम एक्स या वाई ले रहे हैं। ठीक है, सिंस द डायरेक्शन of propagation is z direction, so there is z। ठीक है, हम लोग इसीलिए z ले रहे हैं, and the oscillations are along x, परपेंडिकुलर है दोनों क्योंकि ये ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, ये एक ऑसिलेशन हुआ और एक जो है हम ऑसिलेशन इसको लेते, थोड़ा सा ध्यान से समझना क्योंकि इसके बाद हम लोग पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन और उसमें आएंगे। ये जो है दूसरा ऑसिलेशन, ये वाई डायरेक्शन में है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जेड है, जे जो है वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है। इक्वेशन हुई एप्सिलॉन जो है दैट इज द फेज डिफरेंस। ठीक है, दिस इज अनदर डिस्टरबेंस या ऑसिलेशन कहो, डिस्टरबेंस और वेव दैट इज मूविंग along the xz direction and the oscillations are along the y direction। x y z तुम्हारा तीनों कवर हो गया इस तरह। ठीक है, समझ में आया। ये दो ऑसिलेशन, कल जैसे हम लोग दो एसएचएम लिए थे, यहाँ पे हम दो वेव ले रहे हैं। तो ये दो यदि वेव है और एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन इज द फेज डिफरेंस, तो एप्सिलॉन डिसाइड करेगा कि कौन आगे चलेगा कौन पीछे चलेगा। एप्सिलॉन इज द फेज डिफरेंस, इसमें से एक आगे चलेगा एक पीछे चलेगा डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ एप्सिलॉन। अगर एप्सिलॉन पॉजिटिव है तो दूसरा वाला जो नेक्स्ट वाला है वो पीछे चलेगा, जो नेगेटिव है तो वो तब आगे चलेगा। ठीक है, ये तो सिचुएशन है यहाँ पर इसका क्या कहते हैं एप्सिलॉन का। ठीक है, तो अब जब हम लोग ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो कल जैसे हम लोग एसएचएम में हम लोगों ने देखा था, एसएचएम में जब हम इसको कंबाइन करते हैं तो क्या करते हैं, दोनों डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ऐड करेंगे। कल हम लोगों ने एसएचएम ऐड किया था, यहाँ पे हम लोग वेव्स ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये वेव ऐड कर रहे हैं। दिस इज द वेव,
अब हमको ये देखना है कि ये कंडीशन क्या होगा, व्हाट विल बी द कंडीशन, क्या हमको रिजल्टेंट क्या मिलेगा। हियर वी आर एडिंग द टू वेव, ठीक, द फेज एंगल will decide which one will lead and which one will lag, ठीक है। तो इसको हम लोग बाद में देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज के लिए क्या होता है। तो ये जो है तुम्हारा दोनों को हमने ऐड किया, दोनों का हमारा ऐड। अब अगर फेज डिफरेंस 0 है या इंटीग्रल मल्टीपल है 2 पाई का, इसका क्या मतलब होता है? फेज डिफरेंस 0 होने का मतलब है कि दोनों अपने मैक्सिमम पोजीशन पे एक साथ पहुंच रहे हैं, ठीक है, कोई फेज नहीं है। इंटीग्रल मल्टीपल है 2 पाई का, इवन इन दैट केस जो दो प्लस माइनस 2 पाई भी अगर है तो ये जो है अपने मैक्सिमम और मिनिमम को दोनों वेव्स एक साथ पहुंच रहे हैं, ठीक है, दोनों मैक्सिमम हो रहा, दोनों मिनिमम एक साथ हो रहा। तो इसी कंडीशन को हम लोग जो है इंटरफेरेंस या ऑप्टिक्स की भाषा में इसको हम लोग कहते हैं दे आर इन फेज। जैसे तुम इंटरफेरेंस में कोहेरेंट सोर्सेज पढ़ते हो तो उसमें यही कंडीशन होता है। इन फेज हम लोग इसी को कहते हैं, इन फेज का मतलब फेज एंगल से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर फेज एंगल दोनों का ये कंडीशन है, इफ द वेव्स आर इन फेज which means the phase difference is 0 or an integral multiple of 2 pi then the superposition of these two waves, तो इसमें अगर हमारा एप्सिलॉन 0 हो जाता है तो ये भी cos kz माइनस ओमेगा टी है, दूसरा भी cos kz माइनस ओमेगा टी है कि नहीं? जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हम cos kz माइनस ओमेगा टी को बाहर निकाल सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, E0x और E0y, माने x एक्सिस और y एक्सिस में जो कंपोनेंट्स है वो बचेंगे। ये क्या है, कंपोनेंट्स ही है। कंपोनेंट्स को अगर तुम ऐड करोगे, cos kx माइनस ओमेगा टी को हमने निकाल लिया, kz माइनस ओमेगा टी को बाहर निकाल लिया, तो हमारा ये बना, ये मिलेगा हमको। अब ये तो कॉमन निकाल के तुमने निकाल लिया, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि जो तुम्हारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इन द एक्स वाई प्लेन, एक एक्स कंपोनेंट है, एक वाई कंपोनेंट, माने तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये रेस्ट्रिक्ट हो गया इन द एक्स वाई प्लेन, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन, ठीक है। द रिजल्टेंट फील्ड इज नाउ इन द एक्स वाई प्लेन and thus it is polarized। हम लोग इसी को प्लेन पोलराइज्ड कह रहे हैं क्योंकि ये एक प्लेन में जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो गया, ठीक है। ये जो है अब इसका जो एम्पलीट्यूड है ये फिक्स हो गया। एम्पलीट्यूड कैसे निकाल सकते हो, E0x का स्क्वायर प्लस E0y का स्क्वायर करके रूट ओवर कर दोगे, एम्पलीट्यूड निकल जाएगा। इसका एम्पलीट्यूड फिक्स हो गया। इसी को हम लोग लीनियरली पोलराइज्ड भी कहते हैं, लीनियर और प्लेन पोलराइजेशन एक जगह ही। लीनियर पोलराइज्ड अब क्यों कहते हैं, ये इसको हम ऐसे इसलिए कहते हैं कि ये जो है जिस प्लेन में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एक्स वाई प्लेन में, यहाँ पर ये वेव प्रोपागेट कर रहा है, ठीक है। लीनियर कैसे होता है, एसएचएम हम लोगों ने कल देखा था, लीनियर ग्राफ हमको कैसे मिलता है। तो यहाँ पे जब हम प्लेन ऑफ प्रोपागेशन में देखते हैं व्हाट वी ऑब्जर्व, हमको ये एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट नहीं दिखता, हमको ये ई दिखता है एज ए सिंगल लाइन, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड लीनियरली पोलराइज्ड प्लेन। ये तो हो गया प्लेन पोलराइज्ड। व्हेन ऑब्जर्व्ड in the plane of polarization, then this line, this wave
is seen as a single line that is moving along the direction of propagation, and thus it is also called linearly polarized line, इसीलिए इसको लीनियर पोलराइजेशन कहते हैं। कल हम लोगों ने इसका वो एसएचएम के एस्पेक्ट में देखा था, यहाँ पर भी ऑसिलेशंस है, और यहाँ पे लीनियर पोलराइजेशन क्यों बोलते हैं, प्लेन पोलराइजेशन क्यों बोलते हैं, ये हम लोगों ने समझा। ठीक है, दिस इज प्लेन पोलराइज्ड। इसमें थोड़ा सा पहले हम लोग जो टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन पढ़ रहे हैं, तो ये जो है हमको एक सिंगल लाइन दिखता है that has a constant magnitude and it is moving along the direction of propagation. इसका ये भी लिख दे, it has a constant magnitude. The magnitude of the resultant field is constant. ये जो है ये कॉन्स्टेंटली मूव करता जा रहा है, इसीलिए हम इसको लीनियर पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, एक सिंगल लाइन हमको दिखता है। अब उसमें जैसे कल बताया था, उसमें ऑसिलेशन हो रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसका जो प्लेन है वो फिक्स है। ठीक है, अब ये जो है, अब ये cos थीटा cos के x माइनस, ये एक वेक्टर है, ये x एक्सिस y एक्सिस में कुछ झुका हुआ। ठीक है, तो एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं, y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट निकालते हैं। द एंगल ऑफ टिल्ट, टिल्ट माने झुका होना, द एंगल ऑफ टिल्ट इज, तो दिस वन इज द एंगल ऑफ टिल्ट। सिंपल है, वेक्टर का निकालते हैं। अब अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो tan थीटा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, या tan 45 अगर हो तो ई ओ आई माने y कंपोनेंट का जो स्ट्रेंथ है और x कंपोनेंट का स्ट्रेंथ बराबर हो जाएंगे। अगर ये बराबर हो जाएंगे तो ये 45 डिग्री पे ऑसिलेट करेगा। एक लाइन बनाते, रुक जाओ, डायग्राम जरा दिख जाए कहीं, सिंपल सा डायग्राम ये यहीं पे दिखाया गया है, डिफरेंट ओरिएंटेशंस में दिखाया गया। ठीक है, तो इस थोड़ा हम सिंपल डायग्राम देंगे ये तो इसमें। ये जो है ये 45 डिग्री पे ये वाला जैसे है, ये वाला ले लेते हैं दूसरा। तो ये जो है तुम्हारा डायग्रामेटिकली अगर हम रिप्रेजेंट करें दूसरे पेज, ठीक है, ये प्रेजेंटेशन, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्स वाई प्लेन में चल रहा है। देखो इसका ओरिएंटेशन है एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, तो दिस ये है यहाँ पे, ये रुको हम पेंसिल से दिखाते हैं। दिस वन इज द सिचुएशन, x component, y component, and this is the E that you are observing। ठीक है, प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, समझ में आया। तो ये जो है दिस इज द कंडीशन फॉर लीनियर पोलराइजेशन। तो लीनियरली पोलराइज, प्लेन पोलराइज लोग जो है बहुत कॉमन ये में दोनों को एक ही साथ यूज करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह का जो है कुछ एग्जांपल से हम करवा दे देंगे, सिंपल चीजें रखेंगे हम। दूसरा तरह का जो पोलराइजेशन होता है, कल जैसे हम लोग जब एसएचएम देख रहे थे, वो डायग्राम मिल नहीं रहा है, हम तुमको बता दे देंगे फिर से। उसमें हम लोगों ने देखा है कि पहले तो एलिप्टिकल होता है, एलिप्स जो है सर्कल हो जाता है, फिर वो जो है सर्कुलर स्ट्रेट लाइन हो जाता है। तो इसमें एक और तरह का जो पोलराइजेशन है, दैट इज द सर्कुलर पोलराइजेशन। वहां हम लोगों ने एसएचएम में पढ़ा था, यहाँ पे हम लोग अपना जो लाइट के फॉर्म है उसको पढ़ ले। सर्कुलर पोलराइजेशन का क्या कंडीशन है, कैसे होता है, क्या होता है। तो ये जो सर्कुलर पोलराइजेशन है, तो सर्कुलर कल हम लोग पढ़े थे, सर्कल कब बनता है, जब एलिप्स का जो दोनों एक्सिस सेम हो जाता है। एलिप्स का एक्सिस किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो दोनों जो एसएचएम हम लोगों ने लिया था उसका जो वो है
एम्पलीट्यूड या स्ट्रेंथ है उसके प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ एक्सिस होते हैं। तो अगर दोनों तुम्हारे जो ऑसिलेशंस है उनका स्ट्रेंथ सेम है एंड दे आर एट 45 डिग्री, दे ट्रेस आउट ए सर्कल। ठीक है, द फाइनल ट्रेजेक्टरी of the resultant wave या resultant disturbance or wave is a circle when the magnitudes of the two oscillations are equal and they are at 45 डिग्री। ठीक है, तो ये ट्रेस आउट करेगा क्या सर्कल, ये हम लोग कल देखे थे। ठीक है, तो इन दिस सिचुएशन जो हमारा कंडीशन ये होना चाहिए कि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है उसका जो दोनों का स्ट्रेंथ जो मैग्नीट्यूड है दैट शुड बी इक्वल। पहला कंडीशन ये होना चाहिए। ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू दोनों की होनी चाहिए। ठीक, और इनका अब हमको जो है कल हम लोगों ने देखा था सिंपल हार्मोनिक मोशन में, हमको यहाँ पे फेज के टर्म्स में देखा। ठीक है, तो फेज के टर्म्स में यहाँ पे ये होना चाहिए कि इनका जो फेज डिफरेंस है जो हम लोग एप्सिलॉन लिए थे दैट शुड बी -π/2 2m पाई। क्या है हम ही बता रहे ये जो फेज डिफरेंस है दिस फेज डिफरेंस मस्ट बी दिस क्वांटिटी। This is the condition for phase difference. This is the condition for phase difference for circular polarization. Circular polarization. Circular polarization के लिए ये कंडीशन। तो यहाँ पे अगर हमारा ये -π/2 होता, m जो है यहाँ पर 0 से लेकर के +-1 टू कोई भी इंटीजर हो सकता। तो अब देखते हैं सबसे सिंपल सिचुएशन में क्या बताता है। अगर हमारा m जो है वो 0 है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन π/2 हो जाएगा। और हम लोगों ने जो वेव लिया था वो कुछ इस प्रकार का लिया था। इसको हम फिर से यहाँ पे दे दे तो समझने में आसानी होगी। ये लिया था और दूसरा जो है इसके एप्सिलॉन फेज एंगल पर लिया था, दिस वन। ये लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये π/2 हो जाता है तो कॉस क्या होगा, साइन हो जाएगा, आउट ऑफ फेज हो जाएगा। ठीक है, आउट ऑफ फेज हो जाएगा माने एक एक्स एक्सिस में है एक वाई एक्सिस में है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और वो घूम रहा है, माने वो क्या बनाएगा, एक सर्कल बनाएगा। सेम है, अगर एक्सिस माने लेंथ सेम है, स्ट्रेंथ सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये कंडीशन है, जैसे हम यहाँ पे इसको लिख ही देते ताकि तुमको आसानी हो समझने में। तो सपोज दिस वन इज द एक्स कंपोनेंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्स पार्ट है वो ये है। अगर हम जेड कंपोनेंट रखते हैं, जो वाई कंपोनेंट है वो ये है। हमने π/2 रखा फॉर सिंप्लिसिटी, अभी हम m को 0 ही रख रहे हैं। दिस वन इज द π/2। तो ये कोसाइन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। साइन यदि हो जाएगा ये, तो हमारा रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, ये कॉस और साइन। ठीक, अब इसमें जो है ये होगा, क्या करेंगे इसके बाद, क्या करेंगे, मैंने ये सिंपली जो है एक साइन और कोसाइन का एडिशन हो जाएगा। एक साइन है एक कोसाइन है, आई कॉस एक्स पार्ट है और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है।
ठीक है, ई नॉट बाहर, अब पहले कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी बाहर गया था, अब ई नॉट बाहर आ गया कॉमन, ठीक है। तो ये जो है ये किस तरह का इक्वेशन है, जब तुम सर्कल का इक्वेशन लिखते हो तो कैसे लिखते हो, तो एक्स आई प्लस आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा करके लिखते हो, जैसे पोलर फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन लिखते हो ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर आर कॉस थीटा होता है, वाई बराबर आर साइन थीटा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो आर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर भी जब तुम इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा, सर्कल जैसा आएगा, ठीक है। तो ये जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड स्केलर होता है ई जीरो, ये जो है दिस इज ए डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और लेकिन तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर क्वांटिटी वो तो चल रहा है इसमें सेम प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द एक्स वाई प्लेन, बट इट्स मैग्नीट्यूड का जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड दैट इज रिमेनिंग कांस्टेंट इन द एक्स वाई प्लेन। तो ये एक्स वाई प्लेन में एक सर्कल बना है सभी डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड of the resulting oscillation is same in the xy plane, but the vector is moving throughout द प्लेन। तो ये जो है ट्रेस जो बना रहा है, क्या बना रहा है, सर्कुलर ट्रेस बना रहा है, ठीक है। ये दो मेन टाइप्स के पोलराइजेशन है,